दोस्तों दुनिया के अंदर अगर हम लोग देखेंगे जो भी क्राइम होते हैं तो एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम लोग देखें तो मोस्टली जितने भी क्राइम होते हैं उस क्राइम के पीछे ज़्यादातर अपनों का हाथ होता है, रिश्तेदारों का हाथ होता है। यानी जो रेप करने वाले होते हैं, जो कत्ल करने वाले होते हैं, ज़्यादातर मामलों में करीबी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। और दोस्तों आजकल के ज़माने में अगर सबसे ज़्यादा जो कलंकित रिश्ते हैं वो अपने रिश्ते हैं। और दोस्तों अपने रिश्ते इस तरीके से बिखर चुके हैं, इंसान के इस तरीके से रिश्तों का खून सफ़ेद हो चुका है कि आजकल वो क्राइम करने से भी नहीं चूक रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति परेशान होता है तो उसका जो रिश्तेदार होगा वो इस परिस्थिति को देख के खुश होगा, ना कि इसके कि वो अपने रिश्तेदार की मदद करे। और दोस्तों लोग गैरों से संबंध बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, गैरों से ताल्लुकात रखना ज़्यादा पसंद करते हैं सिवाय अपनों के। और दोस्तों इसी वजह से समाज के अंदर जो क्राइम है उसकी जो अगर हम लोग देखें मोस्टली तो ज़्यादातर क्राइम के केसेस में हमें यही देखने को मिलता है कि जो भी क्राइम करने वाले हैं वो अपने हैं। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, वाकई आप लोग इस घटना को सुन के हैरान परेशान हो सकते हैं और आप लोग यही सोचेंगे कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। इस तरीके की घटना शायद ही आप लोगों ने पहले कभी सुनी हो। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को बताऊँगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं, ये घटना है कर्नाटक की। और दोस्तों इसी कर्नाटक के अंदर एक ज़िला पड़ता है दक्षिण कन्नड़। और दोस्तों इसी दक्षिण कन्नड़ के इलाके की ये बात है। दरअसल दक्षिण कन्नड़ इलाके में एक गाँव में एक परिवार रहता है। उस परिवार से अचानक से पुलिस को एक फ़ोन पहुंचता है और पुलिस को फ़ोन पहुंचता है कि घर की जो महिला है जिसकी उम्र 37 साल के आसपास है वो घर के अंदर मृत पड़ी है। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है, पुलिस तुरंत आनन फानन में उस जगह पर पहुंचती है, अपनी टीम को लेती है, गाड़ी उठाती है और उस जगह पर पहुंचती है। अब दोस्तों सबसे पहले पुलिस ये शनाख्त करने की कोशिश करती है कि आखिर ये जो महिला है इसकी मौत नेचुरल हुई है या फिर इसके साथ में कोई हादसा हुआ है। पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है, लोगों को समझाती है, कुछ लोगों की जो भीड़ थी इकट्ठा हो चुकी थी उसको एक साइड करते हुए आगे बढ़ती है और जो पूरा क्राइम सीन था उसको बहुत बारीकी से जांचती है, बहुत बारीकी से परखती है। अब दोस्तों बारीकी से जांचने और परखने के बाद में पुलिस देखती है कि इस महिला के साथ में कुछ ऐसा हुआ है जिससे पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है। पुलिस को नहीं लगता है कि ये मौत नेचुरल है। पुलिस को लगता है कि कल रात इस घर के अंदर ज़रूर से ज़रूर इस महिला के साथ में कोई अनहोनी हुई है। अब दोस्तों इसलिए पुलिस उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और डेड बॉडी को सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब दोस्तों पुलिस जब डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो इधर पुलिस पूछताछ शुरू करती है, किसने फ़ोन किया था, किसने नहीं किया था, घर पर कौन कौन था, ये सारी चीज़ों पे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन बिठाती है। उसके बाद में पुलिस को पता चलता है कि जो महिला है जिसकी उम्र 37 साल के आसपास है, इसका जो पति है ये कर्नाटक से बाहर गया हुआ था। यानी इसके घर पर इसका भांजा और ये जो मौसी थी बस यही थे। भांजा जो कि कक्षा 10 का छात्र है, बहुत छोटा है। और सुबह उसी भांजे ने अपने पिता को कॉल करके ये बताया था कि मौसी की हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हो गई है। वो घर पे अकेला है, डर गया है, क्या करे, कहाँ जाए। इसलिए जो पिताजी होते हैं जब उस घर पे पहुंचते हैं उसके बाद में पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। अब दोस्तों जब पुलिस मौके पे पहुंचती है तो पुलिस को ये जो डेथ थी ये डेथ नेचुरल नहीं लगती है, इसलिए पुलिस का कहीं ना कहीं अब शक गहराता है। अब दोस्तों इधर पुलिस की जो पूछताछ थी ये पूछताछ शुरू होती है। उधर जो पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी जा चुकी थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का भी इंतज़ार था। लिहाजा पुलिस अब इस लड़के से पूछताछ करती है जो कक्षा 10 का छात्र है और अपनी मौसी के यहाँ एक तरीके से मेहमानी खाने के लिए आया हुआ था। जब इस कक्षा 10 में पढ़ने वाले छात्र से जब पूछताछ की जाती है, इससे पूछा जाता है कि क्या हुआ कल रात, इसको हार्ट अटैक तो आया नहीं है क्योंकि इसके जिस्म पर, पीठ पर खरोंचों के निशान हैं। अब दोस्तों जब इस लड़के से पूछताछ की जाती है तो इस लड़के के जो जवाब होते हैं ये कहीं ना कहीं डगमगाते हैं और पुलिस अपनी पूछताछ में ये देखती है कि इस लड़के की पीठ पर भी नाखूनों के निशान हैं। लिहाजा पुलिस को कहीं ना कहीं इस लड़के के ऊपर शक हो जाता है। लड़का जो कि नाबालिग है इसलिए ज़्यादा सख्ती तो इस लड़के के ऊपर नहीं दिखाई जा सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जितनी भी सख्ती पुलिस इसके ऊपर दिखाती है तो दोस्तों ये जो कक्षा 10 में पढ़ने वाला छात्र है जो अपनी मौसी के यहाँ मेहमानी खाने के लिए आया हुआ था, ये पुलिस के सामने टूटता है। और टूटने के बाद में दोस्तों जो कहानी सुनाता है, यकीनन दोस्तों ये कहानी रिश्तों को तार तार कर देने वाली कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है
जिस तरीके की कहानी ना तो मैंने आज तक आप लोग को सुनाई है, ना तो मैंने खुद सुनी है, क्योंकि इस तरीके से किसी ने रिश्ते को कलंकित नहीं किया है। दरअसल ये कक्षा 10 में पढ़ने वाला छात्र अपनी मौसी के यहाँ मेहमानी खाने के लिए आया हुआ था, और जब ये अपनी मौसी के लिए मेहमानी खाने के लिए आता है तो पहले दिन ही इसके जो मौसा होते हैं ये कर्नाटक से कहीं बाहर चले जाते हैं काम के सिलसिले में। अब घर पर कोई और था नहीं, मौसी थी और यही लड़का था। अच्छा, मौसी जो थी वो इस लड़के की पसंद की हर एक चीज़ बनाती है, इस लड़के की पसंद का खाना बनाती है। अब दोस्तों जब लड़के की पसंद का खाना बनता है, लड़का उस पसंद का खाना खाने के बाद में सोने चला जाता है। इधर ये जो महिला थी अपने पति से बातचीत करती है, बातचीत करने के बाद में ये भी सोने चली जाती है। महिला अपने कमरे में सोने की तैयारी कर ही रही होती है कि उसी समय इसका जो भांजा होता है ये कमरे के अंदर आता है। जब ये कमरे के अंदर आता है, महिला सो रही है, महिला को कुछ भी नहीं पता है। कमरे के अंदर आने के बाद में ये अपनी मौसी के पास में लेट जाता है और कभी अपनी मौसी के पाँव पर पाँव फहराता है, कभी उसके हाथ पर हाथ फहराता है, कभी उसके गाल पर हाथ लगाता है, कभी उसके चेस्ट पर हाथ लगाता है, कभी उसके गुप्तांग पर हाथ लगाने की कोशिश करता है, उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाने की कोशिश करता है। अब दोस्तों जब इस तरीके की हरकतें ये कक्षा 10 में पढ़ने वाला छात्र अपनी मौसी के साथ में कर रहा था तो कहीं ना कहीं मौसी की आंख खुल जाती है। अब दोस्तों जब मौसी की आंख खुलती है तो वो अपने भांजे को डांटती है, डपटती है, उसके बाद में कहती है कि तुम सोने चले जाओ। अब वो जो भांजा था वो सोने चला जाता है, इधर मौसी फिर से सो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं भांजे के मन में ये चीज़ें चल रही थी कि मौसी ने उसको ये सब कुछ करते हुए देख लिया और मौसी ने उसे करने भी नहीं दिया। अगर सुबह को मौसी सही सलामत उठी तो सबको मेरे बारे में बता देगी, वो अपने पति को बता देगी, यानी मेरे मौसा को बता देगी और मेरे माता पिता को भी बता देगी। इसलिए कहीं ना कहीं इस लड़के के मन में अब एक ऐसा शैतानी आइडिया आता है कि जिसकी वजह से ये एक ऐसा रास्ता चुनता है कि एक महिला इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। दरअसल ये जो लड़का था अपनी मौसी का सोने का इंतज़ार करता है और ये सोचता है कि अगर मौसी सुबह सही सलामत उठ गई तो ये सबको बता देंगी, बेहतर यही होगा कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। अब दोस्तों उसके बाद में जब इसकी मौसी सो जाती है तो ये जो लड़का था कक्षा 10 का छात्र है, बहुत छोटा है, नाबालिग है, ये अपनी मौसी के कमरे में पहुंचता है और मौसी के कमरे में पहुंचने के बाद में ये उसके पास में ही रखा हुआ पिलो यानी तकिया उठाता है और तकिया उठाने के बाद में ये अपनी मौसी के गले पर रख देता है, उसके मुंह पर रख देता है और उसके मुंह पर जब तक इस तकिए को दबाता है कि जब तक उसकी मौसी की मौत नहीं हो जाती है। लेकिन दोस्तों जब ये तकिए को दबा रहा होता है उसी समय इसकी मौसी की आंख खुल जाती है। मौसी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, झटपटाती है। लेकिन दोस्तों वो जितना ही झटपटा रही थी, जितना ही अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, वो सारी चीज़ों में असमर्थ थी, क्योंकि वो सांस लेने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन वो सांस ले नहीं पा रही थी, क्योंकि ये जो लड़का था इसने इतनी बेरहमी से, इतनी ताकत से उस तकिए को दबाए रखा था कि जिससे वो जो महिला थी वो सांस की कमी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में जो लड़का था अपने कमरे में चला जाता है, मौसी को सीधा करता है, अच्छी तरीके से रख देता है। लेकिन दोस्तों जब ये अपनी मौसी के मुंह पर तकिया रख कर दबा रहा होता है तो उसी समय मौसी के जो हाथ होते हैं अपने आप को बचाने के लिए इस लड़के के मुंडों पर, पीठ पर पहुंचते हैं, जिससे इसके पीठ पर नाखूनों की खरेच आ जाती हैं। उधर जो मौसी थी उसके भी पीठ पर नाखूनों की खरेच आ जाती हैं। इधर ये जो लड़का था ये सोचता है कि महिला की हत्या तो कर दी, मौसी को हत्या तो कर दी, लेकिन अब इस हत्या को नेचुरल डेथ में कैसे कन्वर्ट किया जाए। इसलिए ये अपने पिताजी को कॉल करता है और पिताजी को कॉल करने के बाद में कहता है, पिताजी मौसा तो घर पे है नहीं, लेकिन कल रात मौसी की हार्ट अटैक आने की वजह से अचानक से मौत हो गई। अब दोस्तों जो पिता था वो जब ये बात सुनता है वो एकदम से घबरा जाता है, अपने साड़ू को कॉल करता है, सारी बात बताता है। इधर ये जो बच्चे का पिता था ये तुरंत उस जगह पर पहुंचता है जहां पर जो घर था उसके मौसा का। वहां पर पहुंचने के बाद में जब ये सारी चीज़ें देखता है उसके बाद में पुलिस को कॉल कर देता है। अब दोस्तों जब पुलिस मौके पर पहुँचती है तो पुलिस बहुत जल्द ही इस केस का खुलासा कर देती है। और दोस्तों इस लड़के ने ये सोचा था कि बहुत ही शातिर तरीके से इस प्लानिंग के तहत ये क्राइम कर निकल जाएगा, लेकिन दोस्तों ये निकल नहीं पाया। दरअसल दोस्तों ये जो लड़का है ये लड़का नाबालिग है और जुवेनाइल एक्ट के तहत इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल दोस्तों जिस तरीके के भी दोष इस लड़के के ऊपर होंगे उस तरीके के दोष के आधार पर इसे बाल सुधार गृह भेजा जाएगा या फिर कानून के हिसाब से जो भी सज़ा इस लड़के को मिल सकती है उस हिसाब से इस लड़के को दी जाएगी। लेकिन दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें पहला कमेंट्स है राणा सिंह का और $5 से हमें सुपर थैंक्स करते हैं, तो भैया तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद में शील निधि लिखते हैं, मलिक भाई आपकी स्टोरी फेक स्टोरी नहीं होती है, आजकल चालू मसाला डालकर कुछ लोग कहानी पेश कर रहे हैं, मैंने खुद चेक किया है।
तो भाई बहुत अच्छी बात कही शीलनिधि जी आपने। वाकई आजकल लोग कुछ झूठी कहानियों का सिलसिला चालू कर रहे हैं और आप लोग को ऐसे चैनल से बचना चाहिए। ये चैनल आप लोग को भ्रमित कर रहे हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट सही है, आजकल के भौतिक और शारीरिक सुख के चक्कर में सगे भाइयों और संबंधियों ने मारकाट खून खराबा करने में आगे पीछे नहीं देख रहे हैं। और पहले के ज़माने में गरीबी थी, ज़्यादा पैसे नहीं देख रहे थे, लेकिन पहले के ज़माने में सारी चीज़ें ठीक थीं। आपस में प्यार था, मौसा मौसी, चाचा बुआ, बच्चे सभी एक साथ मिलजुल कर खेलते थे, आपस में प्यार रहता था। बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन आजकल के ज़माने में रिश्ते नाते सब खत्म हो चुके हैं। मैंने जैसे शुरू में बोला, रिश्तों की कोई अहमियत रही नहीं है। आप अगर देखेंगे तो आजकल अपना जो होता है वो गैर को अहमियत ज़्यादा देता है और अपने को अहमियत कम देता है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो कमेंट्स है सुबोध जी का है। लिखते हैं कीप रॉकिंग, आई लाइक दिस ओनली, सुबोध कुमार BSF सिलीगुड़ी। तो सुबोध कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा है। लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई, नाइस स्टोरी, सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दिल बहादुर सिंह है। लिखते हैं नाइस स्टोरी, थैंक यू मिस्टर मलिक। तो दिल बहादुर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं। लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी, शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। विनोद उपाध्याय हैं। लिखते हैं मलिक जी नमस्कार, रियली आपकी कहानी जेन्युइन होती है, कहानी अच्छी लगी, गुड जॉब मलिक जी। तो विनोद उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में बीरबल मीना है। लिखते हैं वेरी नाइस जी। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में निखिल साहनी हैं और निखिल साहनी करके आईडी है। लिखते हैं नमस्कार सर जी, कहानी अच्छी लगी। आप मेरे बेटे का नाम निखिल साहनी मेरे बेटे का नाम निखिल साहनी है, आप निखिल सैनी बोलते हैं। हम लोग साहनी परिवार से हैं। नमस्कार सर जी, कुशीनगर ज़िले से। तो मैम आपसे मैं माफ़ी चाहता हूं अगर बाय मिस्टेक मैंने बोला है। आज से ध्यान रखूंगा। आप साहनी परिवार से हैं तो मैं निखिल को निखिल साहनी ही बोलूँगा। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं। लिखते हैं आज हमारे बेटे का बर्थडे है, बेटे का नाम अर्नब त्यागी है एंड रेणु सुनील त्यागी, शाना बुलंदशहर से। तो रेणु सुनील त्यागी जी आपके जो बेटे हैं अर्नब, उनको बर्थडे में कल वीडियो लेके आ नहीं पाया तो समय पे विश कर नहीं पाया, लेकिन आज मैं उनको बर्थडे विश करता हूँ अपनी फैमिली की तरफ से, अपने व्यूवर्स की तरफ से। और माफ़ी भी चाहता हूँ कल वीडियो नहीं आई जिस वजह से बर्थडे विश नहीं कर पाया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है यूज़र करके है। लिखते हैं ईद मुबारक भाई बैकुंठ पटेल सूरत से। तो बैकुंठ पटेल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर लस्कर है। लिखते हैं MD हैदर हुसैन लस्कर फ्रॉम सैदपुर कच्चर सिलाचिर सैदपुर से। तो MD हैदर जी आपका शुक्रिया। डॉक्टर सिद्दीक अहमद हैं। लिखते हैं मलिक साहब कभी बलात्कार के केस से हटकर भी कहानियाँ सुना दिया करो, बस इतनी सी तमन्ना है, उम्मीद है आप नाराज़ नहीं होंगे। तो सिद्दीक अहमद जी आप हमारी फैमिली हैं, अगर आप कोई डिमांड करते हैं तो आपकी डिमांड पूरी की जाएगी। तो कल वाली जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी जिसमें आपने कमेंट्स किया है, उसमें एक भाभी थी जो कि विधवा थी और उसके 3 देवर थे और उसमें छोटे वाले देवर ने उस विधवा भाभी से शादी कर ली तो 2 देवरों ने जलत की वजह से उसका कत्ल कर दिया। तो वो कहानी भी रेप की नहीं थी और आज की जो कहानी है ये भी रेप की नहीं है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, ये कमेंट्स है अजय सहानी करके आईडी है। लिखते हैं नमस्कार सर, हमारी बिटिया हुई है, क्या नाम रखें। तो नमस्कार सर जी, अजय जी। और बेहतर यही होगा कि आपके घर में अगर आपके पिता हैं, आपकी माता हैं, तो आप नाम का डिस्कशन उनसे ही कराएं, क्योंकि घर के जो बड़े होते हैं हमें उनसे ही नाम का डिस्कस करना चाहिए और वही जो नामकरण कर देते हैं वो हमारे लिए बेहतर होता है। उसके बाद में हिराना मगर है। लिखते हैं पता नहीं क्यों इंसान क्या से क्या बनता जा रहा है, दुख होता है ऐसी घटना सुनने में आता है, लव फ्रॉम नेपाल। तो हिराना मगर जी बहन आपका शुक्रिया। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं। लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी, शाना बुलंदशहर। तो भाई आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करिएगा और दोस्तों यारों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।